इमेजिन करो कि तुम एक गेम के इतने एडिक्ट हो गए हो कि तुमने पूरे 10 साल लगा दिए बस आखिरी बॉस रूम तक पहुंचने के लिए। और अब जब तुम फाइनली वहां पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये सब बस एक टेस्ट था, ये जानने के लिए कि क्या तुम इस दुनिया में कदम रखने के लायक हो भी या नहीं। और अब तुम वही बारबेरियन कैरेक्टर बन चुके हो जो तुमने इस गेम को कंप्लीट करने के लिए चुना था। और मुझे पता है आपको इस सीरीज का बहुत ही ज्यादा इंतजार था, लेकिन मैं इस सीरीज को इसीलिए नहीं स्टार्ट कर पा रहा था क्योंकि मैं पहले से ही 2 सीरीज पे काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि अब मैंने उन दोनों को कंप्लीट कर दिया है और उनके नए चैप्टर आने में अभी टाइम है, और मुझे पता है कि आप 5 से 10 मिनट की वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं ताकि अच्छे खासे चैप्टर आ जाए और मैं एक लंबी वीडियो बना पाऊं। लेकिन तब तक के लिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहानी है हमारे प्रोटैगनिस्ट की। एक ऐसा बंदा जो हमेशा से बहुत वीक था और उसने अपना काफी टाइम हॉस्पिटल में बिताया। वो हमेशा से गेम एडिक्ट रहा है, ठीक मेरी तरह। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि पहले जैसे अच्छे गेम्स अब रिलीज नहीं होते। फाइनली उसे एक फोरम मिला जहां एक नए गेम पर डिस्कशन चल रहा था। कहा जा रहा था कि ये गेम बाकी गेम से काफी अलग है क्योंकि इसमें प्लेयर को 100% मेहनत खुद करनी पड़ देती है। गेम का नाम था डंजन एंड स्टोन, एक इंडी आरपीजी जो 2D ग्राफिक्स में था। शुरुआत में हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये गेम कुछ खास एक्साइटिंग नहीं लगा क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि ये गेम फ्री था, उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब कैरेक्टर सिलेक्ट करने का टाइम आया तो उसके सामने कई ऑप्शंस थे, जैसे ह्यूमन, ड्वार्फ, एल्फ, बारबेरियन और फरी। लेकिन वहां एक और ऑप्शन था जिसके नीचे 3 क्वेश्चन मार्क बने थे, जो शायद रैंडम या कोई सीक्रेट कैरेक्टर हो सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो ये गेम ज्यादा देर तक खेलेगा, और उसने बारबेरियन चूज कर लिया। गेम को देखते ही उसने सोचा कि ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वो ऐसा फंसा कि टाइम का पता ही नहीं चला। वो पूरी तरह से इस गेम का एडिक्ट हो गया। इस गेम में कुछ यूनिक क्लासेस है और कुछ पूरी तरह बेकार है। तुम्हें एक एनपीसी से अलायंस बनानी पड़ती है और जब तुम मरते हो तो सब फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। शुरुआत में ये काफी कूल था, लेकिन फिर वो बार बार मरता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने हॉस्पिटल में खेलना शुरू किया। फिर वो सिविल सर्वेंट बन गया, फिर उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जॉब भी करने लगा। मगर इन सब के दौरान भी उसने हमेशा डंजन एंड स्टोन खेला। पर फिर भी वो बार बार मरता रहा और फिर पूरे 9 साल बीत गए। और अब फाइनली वो फाइनल बॉस रूम में पहुंच गया। उसने अबिस गेट तक पहुंचने के बाद आराम की सांस ली। उसने तो जश्न भी मना लिया, ये सोचते हुए कि कोई और ऐसा नहीं होगा जिसने इस गेम को 9 साल दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बॉस रूम में एंटर करना है या नहीं। और जब वो यस सिलेक्ट करता है तो गेम उसे वार्न करता है कि वो शायद वापस ना आ सके, और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसे एंटर करना है। ऐसा लगता है जैसे गेम उसे वार्निंग दे रहा हो। मगर हमारे प्रोटैगनिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फाइनली यस सिलेक्ट करते ही गेम लोडिंग शुरू कर देता है और प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि आखिर फाइनल बॉस कैसा होगा। मगर गेम उसे बताता है कि उसने एबिस तक पहुंच के ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर दिया है। प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है कि गेम इसे ट्यूटोरियल बता रहा है और फिर से फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि अब गेम का टेक्स्ट कोरियन में आने लगता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है, ये सोचते हुए कि उसने इतना वक्त बर्बाद कर दिया। मगर तभी गेम टारगेट कंफर्म करता है और उसके मॉनिटर से अजीब रोशनी निकलने लगती है जो उसे पूरी तरह से ढक लेती है, और उसे दर्द महसूस होने लगता है और वो पूरी तरह मॉनिटर में इनगल्फ हो जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है। उसे एक आवाज आती है जो धीरे धीरे तेज होने लगती है, मुबारक हो जवान वॉरियर्स, आज तुम सभी इस पवित्र जगह को छोड़कर सच्चे वॉरियर्स बन जाओगे। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है, क्योंकि जहां देखो वहां टॉर्चेस है और उसके चारों ओर मजबूत मस्क्यूलर बारबेरियंस खड़े हैं, और ऊपर से एक बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था कि अपने लिए सही वेपन उठा लो। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि क्या ये गेम की कोई इंट्रोडक्शन है। उसकी बॉडी अब बिल्कुल फिट लग रही थी, जो कि हार्ड मसल्स और टैटूज से घिरी हुई थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब वो सच में एक बारबेरियन बन चुका है। तभी बूढ़ा आदमी फिर से बोलने लगता है, कहता है कि जिन्हें बुलाया गया है वो आगे आए। पहले उसने वैन यानी कैरिक के तीसरे बेटे को बुलाया। वो जवान आदमी बूढ़े के पास जाकर एक डबल हेडेड एक्स चूज करता है। इसके साथ ही अनाउंस हो जाता है कि अब वो वॉरियर बन चुका है। फिर उसने फिनाइन की दूसरी बेटी अनी को बुलाया और ऐसे ही सब ने अपनी अपनी आर्मामेंट्स चुननी शुरू कर दी। फिर वो कहता है, रफदोनिया की कृपा तुम जवान वॉरियर्स पर बनी रहे। और तब जाकर प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है कि वो सच में डंजन एंड स्टोन गेम के अंदर है और वो एक बारबेरियन बन चुका है, जो कि वही कैरेक्टर था जो उसने चुना था। अभी वो समझ ही रहा था कि ये सब कैसे हुआ कि तभी किसी ने कहा, ये सच नहीं हो सकता। उसके बगल में खड़ा बारबेरियन पूरी तरह डरा हुआ कहता है कि वो सब डंजन एंड स्टोन गेम में है। अब वो बस ये जानना चाहता है कि वो वहां कैसे पहुंचे। इससे प्रोटैगनिस्ट को समझ आया कि ये बंदा बाकी बारबेरियंस से अलग है। लगता है वो अकेला नहीं है जो इस गेम में एंटर कर चुका है। तभी वो बूढ़ा बारबेरियन कहता है, किसने मुंह खोला, तुम थे क्या। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक में चिल्लाया कि वो नहीं था,
और गुस्से में उस बंदे को घूरने लगा जिसने असल में चिल्लाया था। और जब वो बूढ़ा उसे देखता है और उससे कंफर्म करता है, तो ये तुम थे, वो बारबेरियन जल्दी से पूछने लगा कि क्या वो लोग डंजन एंड स्टोन में हैं। तभी बूढ़ा आदमी सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका सिर काट दिया। फिर वो चिल्लाकर कहता है, कर्डलिया का बेटा ईविल स्पिरिट से पोजेस्ड हो गया था। और वो बाकी बारबेरियंस से कहता है कि उस ईविल स्पिरिट के मुंह से निकली हुई सारी बात अपने दिमाग से निकाल दो और सेरेमनी को कंटिन्यू करो। इतना सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को काफी कुछ समझ आ गया। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो लोग उसकी तरह गेम में एंटर हुए हैं वो ईविल स्पिरिट्स है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि और अगर किसी को भी ये पता चला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और तीसरी इंफॉर्मेशन ये कि अगर उसने इसके बारे में कुछ कहा होता तो उसकी गर्दन अब तक जमीन पर लुढ़क रही होती। तभी वो बुढ़ा बोलता है, सैनिक के चौथे बेटे, आगे आओ। ये सब सिचुएशन देखकर प्रोटैगनिस्ट की हालत खराब हो गई, क्योंकि एक एक करके बाकी लोग बुलाए जा रहे थे। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रोटैगनिस्ट को अपना नाम पता नहीं है। जैसे जैसे लोग बुलाए जा रहे थे तो प्रोटैगनिस्ट ने एक प्लान बनाया कि अगर नाम अनाउंस होने के 2 सेकंड के बाद भी अगर कोई नहीं आया तो वो हो जाएगा। तभी एक और नाम अनाउंस होता है, जैंडल का बेटा बियॉर्न। और प्रोटैगनिस्ट गिनता है 1, 2। नाम अनाउंस होने के 2 सेकंड्स के बाद ही प्रोटैगनिस्ट ने फाइनली आगे बढ़ने का फैसला किया और हमें भी पता चला कि उसका नाम बियॉर्न है, जो कि जैंडल का बेटा है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और उस आदमी को देखता है। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे हैं। बूढ़ा आदमी उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी पसंद का कोई भी वेपन चुन ले। वेपन्स के कई ऑप्शंस थे और जो वेपन प्रोटैगनिस्ट ने चूज किया उस पर बूढ़े को भी थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि वो लिटरली एक शील्ड थी। प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन था। इसी बीच बाहर कंप्यूटर अपने आप अपडेट हो रहा था। उसमें लिखा आ रहा था कि ऑब्जेक्ट की ओवरऑल लेवल प्लस 24 तक इंक्रीज थी और ये इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर दी गई। फिर हमें प्रोटैगनिस्ट का स्टेटस दिखा, मगर प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से जब उसने पहली बार बारबेरियन चूज किया था तब उसने सोर्ड उठाया था, क्योंकि वो तगड़ी लग रही थी। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बार बार मरता जा रहा था, बिल्कुल नूब की तरह। यहां तक कि मॉन्स्टर्स भी कंफ्यूज हो गए थे और वो बस मरता ही जा रहा था। फिर उसने 2 हैंडेड एक्सिस, मेसेस, हैमर्स सब ट्राई कर लिया, लेकिन एंड में रिजल्ट हमेशा सेम ही था। वो बर्जर्क मोड में एंटर करता और फिर से मर जाता। फिर एक दिन वो शहर में घूम रहा था जब उसे एक शील्ड दिखी। शील्ड कुछ अलग थी। फिर उसे समझ आया कि बारबेरियन क्लास की वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो उसे टैंक बनने के लिए परफेक्ट बनाती है। शुरुआत में इसे सीखना चैलेंजिंग था, क्योंकि शील्ड की वजह से स्किल्स सीखने में टाइम लगता था। लेकिन बाद में जब उसने स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स को हराना शुरू किया तो वो लिटरली अनहार्म्ड रहता था। मतलब ये बारबेरियन पूरी तरह ओवर पावर क्लास थी और इसी वजह से उसने शील्ड चूज किया। अब सेरेमनी खत्म हो चुकी थी, गेट्स खुल चुके थे और बारबेरियन को सीधे लेबिरिंथ में एंटर करना था। जिस शहर में लेबिरिंथ है उसे राफाडोनिया कहते हैं। और लीडर के ऑर्डर पर सब अंदर की ओर दौड़ पड़े। सब एक साथ डेस्परेटली भाग रहे थे, पर ये कोई नहीं जानता था कि वो जा कहां रहे हैं। तभी जो बंदा सबको लीड कर रहा था वो अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है कि वो रास्ता भूल गया। सबको गुस्सा आ जाता है, जिससे वो बेचारा टेम्परेरी लीडर की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। अब एनआर की दूसरी बेटी फेनेलिन लीड ले लेती है। प्रोटैगनिस्ट बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था जब उसने अनाउंस किया कि वो भी रास्ता भूल गई है। वो उदास दिख रही थी और प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि ये ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन वो भी ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर सकता। फिर उसने उसे साइड में खींचा। अब तुम सोच रहे होंगे कि वो रात के इस टाइम पर कहां जा रहा है, लेकिन तभी उसने एक ग्रुप की तरफ इशारा किया जो कि जरूर लैब्रिंथ में जा रहे होंगे और उससे कहा, क्यों ना हम इनको फॉलो करें। फेनेलिन को समझ आता है कि प्रोटैगनिस्ट का क्या मतलब था और वो जल्दी से सबको बताती है कि अब उसे लैबिरिंथ का रास्ता पता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने सच में लेबिरिंथ का एंट्रेंस ढूंढ लिया। पर प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि क्या अंदर जाना सही डिसीजन होगा। वो सीरियस बारबेरियन ग्रुप को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। उसकी पूरी लाइफ दूसरी दुनिया में बीमार रहकर बीती थी और उसने कभी फाइट्स नहीं की, तो क्या वो सच में अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मार सकता है। लेकिन कम से कम उसे गेम की टैक्सेस तो पे करनी है, क्योंकि डंजन एंड स्टोन में ऐसा सिस्टम है। दरअसल 20 की एज के बाद जो टैक्सेस पे नहीं करता उसे लिटरली मार दिया जाता है। और पैसे कमाने के दो तरीके हैं, एक तो लैब्रिंथ में एंटर करके मॉन्स्टर्स से लड़ना और दूसरा हम्बल जॉब करना, जैसे कि बार्स, मार्केट्स वगैरह में। लेकिन यहाँ एक छोटी प्रॉब्लम है, वो एक बारबेरियन है और बारबेरियंस की रेप्यूटेशन है कि वो वाइल्ड और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये गेम की सेटिंग के कारण है, पर बदले में उन्हें शुरुआत से ही वेपन्स मिलते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि लैब्रिंथ सिर्फ महीने में एक बार ही खुलता है और अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो अभी के लिए वो यही फंसा हुआ है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के खींचती है, कहती है कि उन्हें अभी अंदर जाना होगा क्योंकि पोर्टल छोटा होता जा रहा है। वो उससे कहता है कि वो पहले जाए, वो उसके पीछे आ जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो उसे धन्यवाद देती है। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो कहती है कि वो जानना चाहती है कि वो कैसे उसके जैसा समझदार बन सकती है, क्योंकि उसने कभी किसी बारबेरियन को इतना इंटेलिजेंट नहीं देखा और वो भी उसके जैसा बनना चाहती है। खैर,
उसे तो फिर से किसी और क्लास में पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि बारबेरियन बिल्कुल बेवकूफ़ी होता है। लेकिन वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो वो बस कहता है कि बस सोचो और आम इंसान की तरह एक्ट करो। वो खुशी-खुशी धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर वो लैब्रिंथ से जिंदा वापस आता है, तो वो उसे इनाम देगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर ये लड़की उसे कैसा इनाम देगी? क्या इनके बीच कुछ होने वाला है? लेकिन जो बात हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में अटक गई, वो थी जिंदा वापस आना। बारबेरियंस इस गेम में मौत से नहीं डरते। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। तो प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो भी मरने से डरती है? वो थोड़ी देर सोचती है और पूछती है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? हाँ, वो डरती है, पर वो जन्मजात योद्धा है। अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता, तो तुम बारबेरियन नहीं। इस बात से उसे समझ आ गया कि अब उसे लेबिरिंथ में जाना ही होगा, तो यही सही। और बारबेरियन होने के नाते उसने डर पर काबू पाना सीख लिया है और अब वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब डंजन के अंदर उसे सचमुच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम डंजन और स्टोन की बात करते हैं, तो प्रोटैगनिस्ट एक वेटरन है। इसका मतलब उसे पता है कि दीवारों पर क्रिस्टल्स होने चाहिए जो कम से कम रास्ते के कुछ हिस्सों को रोशन करें। तो उसे समझ में आ गया कि उसे सीधा डार्कनेस के डंजन में भेज दिया गया है और उसके 9 साल के गेमिंग एक्सपीरियंस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो वो धीरे-धीरे दीवारों को महसूस करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसे लगा कि वो बहुत धीरे जा रहा है, वो एक बेयर ट्रैप में फंस गया। वो दर्द में लगभग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसे चुप रहना पड़ा, क्योंकि दुश्मन पास में हो सकता था। और गेस करो क्या? प्रोटैगनिस्ट गलत नहीं था। देखो, वहां छोटी सी शैतानी चीज छुपी हुई है। सबसे बुरी बात यह है कि ये बड़े चालाक होते हैं। ये तभी हमला करते हैं जब आप काफी कमजोर हो चुके होते हैं। पर फिर वो खुद पर गुस्सा करता है कि वो शिकायत क्यों कर रहा है, और उसी वक्त वो चिल्लाने लगता है कि सामने आओ। यही तो वो चाहता है। वो खड़ा हो जाता है, जबकि उसके पैर में ट्रैप के जहर की वजह से कोई एहसास नहीं बचा। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गॉब्लिन को लड़ाई के लिए ललकारता है। असल में वो अब डेस्परेट हो रहा है। वो गॉब्लिन को गालियां भी देने लगता है। सबसे बुरा ये हुआ कि उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट ने क्रीचर के कदमों की आवाज सुनी, जिससे उसे समझ में आ गया कि गालियां देना वाकई असर कर रहा है। तो उसने नाटक करने का फैसला किया कि वो भाग रहा है। वो चलता है तो क्रीचर भी चलता है, वो रुकता है तो क्रीचर भी रुक जाता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट ने प्लान बदलने का फैसला किया। वो पूरी तरह से गिर पड़ता है ताकि गॉब्लिन को बेवकूफ बनाया जा सके। वो क्रीचर कुछ दूरी पर खड़ा रहता है और देखता है कि क्या वो सचमुच मर गया है, और वो चालाकी से प्रोटैगनिस्ट के सिर पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। ये हमारे बारबेरियन को पूरी तरह से गुस्से में ला देता है, और मुझे लगता है कि ये गॉब्लिन उन बारबेरियन से भी ज्यादा होशियार है जो लैबिरिंथ ढूंढने की कोशिश में खो गए थे। जैसे ही गॉब्लिन करीब आता है, तभी प्रोटैगनिस्ट एक बड़ी गलती करता है। वो वॉर चूक जाता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि वो गॉब्लिन को हंसते हुए देखता है, जो उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर उसका खून खौल उठता है और उसका शरीर अपने आप ही हिलने लगता है। वो गॉब्लिन पर वार करता है, जो शायद उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया हो। और दोस्तों, ये बारबेरियन की असली ताकत है। वो पूरी तरह से पागल हो गया है। गॉब्लिन कुछ देर से लाइफलेस पड़ा हुआ था, लेकिन लाल आंखों के साथ वो गॉब्लिन को मारता ही जाता है। गॉब्लिन को हराने के बाद उसे +1 एक्सपी मिला और धीरे धीरे उस छोटे क्रीचर की लाश एक गेम की तरह गायब होने लगी और पीछे सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल छोड़ गई। ये इस गेम में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये 9वीं श्रेणी का जादुई रत्न है और इसकी कीमत ठीक उतनी ही है जितनी एक ब्रेड के टुकड़े की। अब ये और भी साफ हो गया कि ये वाकई एक ऐसी दुनिया है जहां डंजन और मॉन्स्टर्स हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जाने पहचाने लैंडस्केप्स हैं और अलग अलग गेम रेसेस हैं। वो सारी चीजें जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बहुत अच्छे से पता है। ये वही गेम है जो उसने 9 सालों तक खेला है। लेकिन अगर ये उसकी नई हकीकत है, तो उसे बस तभी पता चलेगा जब वो मर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बस रेंगता रहता है और हर जगह केचप बिखेर रहा है, क्योंकि अब वो चलने की हालत में नहीं था। लगता है उसने पूरे 10 मील रेंगते हुए तय कर लिए। एक पल तो ऐसा आया जब उसने गुफा के अंत में एक लाइट देखी, और जब वो ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला था, तो उसने एक ग्रुप को देखा जो असल में उसे भी देख रहे थे। इस पॉइंट पर प्रोटैगनिस्ट ब्लड लॉस के कारण ऑलमोस्ट मरने की कगार पर था और उसके पास सिर्फ 2% लाइफ बची थी जब उसे एक परमानेंट सैनिटी पॉइंट मिला। अब वो बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी कम हेल्थ की वजह से बोल नहीं पा रहा, और सामने वाला जानना चाहता है कि क्या वो बिगिनर है। पर बिगिनर के लिए यहां तक पहुंचना तो मुमकिन नहीं है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट थोड़ा इरिटेट होने लगता है, इतना कि जो उसे हेल्प कर रहे हैं उनको पंच तक करने का मन करने लगता है। पर वो बंदा काल्म रहता है, हल्की सी मुस्कान के साथ। फिर वो पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या एर्सिना बारबेरियन को हील कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या इनके टीम में अब एक प्रीस्टेस है? मैं बच जाऊंगा। पर एर्सिना बिना किसी कारण के रिफ्यूज कर देती है। वो बंदा जो ग्रुप का लीडर लगता है, कहता है कि उसे पहले से ही ये उम्मीद थी। फिर वो एक और मेंबर से पोषण देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हैं। वो बस पूछता है कि क्या उसके पास और डिवाइन पावर नहीं बची है। पर वो कहता है कि इस पावर का हमें बाद में यूज हो सकता है और बारबेरियन को एक पोषण दे सकते हैं।
अब पोशन को वो बारबेरियन के रॉटन फुट पर डालता है और हीलिंग इफेक्ट की वजह से बॉडी जल्दी रीजनरेट होने लगती है, लेकिन इसके साथ दर्द भी बढ़ने लगता है। प्रोटैगनिस्ट दर्द में चीखने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका फुट बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। वो खड़ा भी हो जाता है। ऑब्वियसली ये सब मुफ्त में नहीं हुआ। अब वो बंदा इन्फॉर्मेशन चाहता है कि एक बिगिनर यहाँ अकेले कैसे पहुंच गया, क्या उसने कोई सीक्रेट पैसेज ढूंढ लिया था। पर प्रोटैगनिस्ट के अनुसार उसे खुद भी कोई आइडिया नहीं है। वो बस रैंडमली इस डंजन में आ गया। पैलेडिन कहता है कि उसने किसी किताब में पढ़ा है कि ये केवल 100 सालों में एक बार होता है। तब प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो कहता है कि पोशंस का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इस लेबिरिंथ में टाइम ही पैसा है। प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हाँ, उसे सर्वाइव करके अच्छा तो लग रहा है। फिर वो लोग उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं जिस तरफ से प्रोटैगनिस्ट आया था, जहां खून का ट्रेल बना हुआ है। कुछ देर बाद पोषण देने वाला बंदा कहता है कि बारबेरियन लकी है, और ब्लॉन्ड गाय अग्री करते हुए कहता है कि उसने गेम के बिगिनिंग में ये सब सहा है और ये कोई आम बात नहीं है। वुमन कहती है कि रेड हेयर्ड गाय ने पोषण का यूज नहीं करना चाहा, तो ब्लॉन्ड लीडर ने प्रोटैगनिस्ट को बचाया। पोर्शन वाला बंदा इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन ये बोलता है कि प्रीस्टेस ने भी यही किया। इससे एनवायरनमेंट थोड़ा टेंस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग हार्श वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे थे, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि बारबेरियन का खून कितना दूर तक फैला है। आर्चर सोचने लगता है कि क्या वाकई ये बारबेरियन के लिए लक था। फिर वो लोग चलते रहते हैं, और जब वो फाइनली रुकते हैं, क्योंकि उनके सामने लैब्रिंथ की दूसरी फ्लोर का पोर्टल होता है। ये देखकर ग्रुप खुश हो जाता है, और जब वो पोर्टल में एंट्री करने वाले होते हैं, तो वुमन कहती है रुक जाओ, और पूछती है कि वो जो वहां पड़ा है वो बारबेरियन की सैंडल तो नहीं है ना। ओल्ड मैन पूरी एक्साइटमेंट के साथ लाइट मैजिक का यूज करता है और उस रास्ते पर कास्ट करता है जिससे वो आए थे। वहां खून का ट्रेल अब भी दिखाई दे रहा है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। ओल्ड मैन बस लीडर से पूछता है कि उन्होंने बारबेरियन को मिले हुए कितना डिस्टेंस कवर किया है, और ब्लॉन्ड गाय कहता है कि वो करीब 10 मील दूर है। तब जाकर सबको समझ में आता है कि अगर ये बंदा अकेला इतना दूर रेंग कर आया है, तो इसमें मॉन्स्टर जैसी पावर है। रेड हेड तो बस ये सोचते हुए कांपने लगा कि अगर वो उस जगह होता तो क्या वो ये सब सह सकता था। असल में उसे याद आता है कि उसने देखा था कि बारबेरियन अपना राइट हैंड बढ़ा रहा था, और फिर उसने एक मैजिक जेम दिखाया। मतलब इतना दूर तक क्रॉल करते हुए, बिना ये जाने कि वो बचेगा या नहीं। उसने अपनी बार्गेनिंग टूल को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जीना चाहता था। उसके पास कुछ और नहीं था। रेड हेड तुरंत अपनी कही हुई बात वापस ले लेता है, और यहां तक कि पूछता है उस बंदे का नाम क्या था। आज तक वो सब यही सोचते थे कि बारबेरियन बस एक पागल रेस होती है, जो बस मार काट में लगे रहते हैं, लेकिन वो बंदा कुछ अलग ही है। अब प्रोटैगनिस्ट पर वापस आते हैं। वो गॉब्लिन को मारता है। वो सिर्फ शील्ड और अपनी फिस्ट्स का यूज करके क्रीचर्स को मार रहा था। उसने गॉब्लिन्स के पैटर्न्स को समझ लिया। रास्ते में गॉब्लिन्स के ट्रैप्स फैले हुए थे, और अगर वो पीछे से भी आते तो प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर शील्ड से उन्हें हरा देता। इसमें बस एक प्रॉब्लम थी, उसे भूख लग रही थी। ट्राइब लीडर ने उसे खाने के लिए एक बैग दिया था, लेकिन वो फट गया था। मतलब इस तरह रेंगते हुए जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि उसने अपने 7 में से 5 ब्रेड खो दिए। अब उसे लगता है कि जो बचा है उसे बचा बचा के खाना होगा। वो थोड़ा ब्रेड खा लेता है और कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अब उसे प्यास लगी है। इस डंजन में पानी कहाँ मिलेगा? वो कहता है इस डैम गेम में पानी पीने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब ये रियल लाइफ बन गई है तो गेम और भी मुश्किल हो गया है। ये सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट उठता है। वो पूरी तरह से पिस्ड ऑफ है और पानी ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि अगर लीडर ने उसे पानी नहीं दिया तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। तभी उसे सामने पानी की आवाज सुनाई देती है, और वहां एक बंदा कोने में पानी पी रहा होता है। वो धीरे धीरे पास जाता है, पर वो बंदा उठकर वहां से चला जाता है। फिर वो अपनी क्रिस्टल्स को गिनता है, और उसके पास 40 के आसपास क्रिस्टल है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है, और वो है फटीग, जिसके लिए उसे सोना होगा। अभी फिलहाल डंजन में सोने के 2 तरीके हैं। पहला है बस सो जाओ और अपनी किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ दो। दूसरा तरीका थोड़ा इफेक्टिव है, और वो है अपना स्लीपिंग पार्टनर चुनना। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे सब मना कर देंगे, जिससे वो फिर पिस्ट हो जाता है। हालांकि इसे तो किसी भी चीज से गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे बुलाता है। वो एक बंदा है जो मुस्कुरा रहा है, और उसका नाम है हंस। वो पूछता है कि क्या वो सच में रात का साथी ढूंढ रहा है, लेकिन फिर वो समझाता है कि ये बस सोते वक्त एक दूसरे की देखभाल करने के लिए है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जल्दी से हाँ कर देता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूं बियॉर्न, सन ऑफ जैंडल। तो वो बंदा उससे रोमांटिक अंदाज में हाथ मिलाता है और कहता है कि 3 होते तो और अच्छा होता, और पूरा ब्लश करते हुए पूछता है कि क्या सच में सिर्फ दोनों ही हैं। भाई, मुझे इस बंदे की इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही है। प्रोटैगनिस्ट का तो मन करता है इसका सिर फोड़ दे, पर वो खुद को रोकता है, क्योंकि उसे कोई नाइट टाइम कंपेनियन चाहिए। वो दोनों रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं, और हांस जीत जाता है तो वो पहले सोएगा। प्रोटैगनिस्ट हमेशा की तरह पिस्ड ऑफ हो जाता है, इस बार अपनी बैड लक की वजह से। हांस कहता है ये ले, इसे वॉच कहते हैं। जब पॉइंटर यहाँ पहुंचे तो मुझे उठा देना। समझ आया या फिर दोबारा समझाऊं? कोई ड्राइंग चाहिए क्या?
प्रोटैगनिस्ट, तू मुझे सच में बेवकूफ समझता है क्या? हाँ, बारबेरियन के बारे में लोगों का यही इंप्रेशन होता है। लेकिन फिर वो बंदा सच में सो गया। वही प्रोटैगनिस्ट बैठा हुआ सोचता है कि क्या वो बंदे का स्लीपिंग बैग मांग ले। उसे ये भी उम्मीद है कि कहीं कोई गॉब्लिन ना आ जाए। इस तरह टाइम बीतता है और फाइनली वो हांस को उठा देता है। हांस उसे अच्छे काम के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि अब उसका टर्न है 2 घंटे सोने का। पर ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट को नींद नहीं आएगी। वो किसी अननोन बंदे पर कैसे भरोसा करे? तो प्रोटैगनिस्ट थकान के मारे सोते हुए खर्राटे लेने की एक्टिंग करता है। वो सोचता है कि क्या ये बंदा उसे बिट्रे करने वाला है। वो खुद को क्लूलेस दिखाने के लिए अपनी बैक उसकी तरफ मोड़ लेता है और बस इंतजार करता है कि ये बंदा कब उस पर हमला करेगा। लेकिन उस बंदे ने कुछ नहीं किया और अब फिर से उसका टर्न था गार्ड करने का। प्रोटैगनिस्ट को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो अपनी सैनिटी खोने लगता है, सोचता है कि उस बंदे ने कुछ किया क्यों नहीं। फिर सोचता है कि उसे उस पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए था और धीरे धीरे उसे नींद आने लगती है और वो तेज चिल्लाने की आवाज के साथ जागता है और दोनों एक दूसरे को बस घूरते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। हांस कहता है, पहले अपना मुंह साफ कर लो। अच्छा हुआ कि जब हम दोनों सो रहे थे तो किसी ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट कहता है, अरे सॉरी भाई, और उसे बताता है कि अगर उसे और सोना है तो सो सकता है, वो वॉच कर लेगा। लेकिन बंदा खुश होकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो सो सकता है और वो देख लेगा। प्रोटैगनिस्ट उसे थैंक्स करता है। हंस उसी स्लाई सी स्माइल के साथ पूरे वक्त रहता है और प्रोटैगनिस्ट ये रियलाइज करता है कि बंदे की इमेज अच्छी है। वो हेल्प ऑफर करता है, उसने उसे ब्लेम नहीं किया जब वो सो गया था और शिफ्ट स्विच करने से मना कर देता है जब उससे गलती हो गई। उसे पता है कि डंजन्स एंड स्टोन गेम में ऐसे अच्छे बंदे प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो हांस पूछता है कि क्या वो जाग गया, और एक जायंट हैमर हाथ में लेकर पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट थोड़ी और नींद नहीं लेना चाहेगा। लेकिन उसी वक्त अगर प्रोटैगनिस्ट ने डॉज नहीं किया होता तो वो उसी स्पॉट पर कुचल दिया जाता। वो तुरंत कूदकर साइड हो जाता है और बंदा यकीन नहीं कर पाता कि उसने डॉज कर लिया। लगता है उसने एक ऐसे बंदे का गुस्सा ट्रिगर कर दिया है जिसका दिमाग पहले से सही नहीं है। प्रोटैगनिस्ट पूरी नफरत के साथ उस पर वार करता है और बंदा उससे रुकने के लिए कहता है। फिर वो उसे शील्ड से मारता है जिससे उसका सिर क्रैक हो जाता है। वो बार बार रुकने के लिए कहता है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के माइंड में ये बंदा गॉब्लिन्स की तरह एक हिट से नहीं गिरा, तो वो उसे फिर से मारता है। वो बंदा 2 मीटर दूर जाकर गिरता है और फिर रेंगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोटैगनिस्ट ने स्टोरी की शुरुआत में किया था। वो बंदा बार बार माफी मांग रहा है और प्रोटैगनिस्ट बस ये जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बंदा बताता है कि वो उसे बेहोश करके उसके मैजिक स्टोन चुराने वाला था। फिर वो शील्ड और बाकी इक्विपमेंट लेने की बात करता है क्योंकि इससे उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती। प्रोटैगनिस्ट कहता है, बस इतना ही? हंस जवाब देता है, हाँ, अब मुझे जाने दो। प्रोटैगनिस्ट, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। ये आखिरी मौका है जो प्रोटैगनिस्ट उसे सच बताने के लिए दे रहा है और डर के मारे वो बंदा कहता है कि उसे दिल चाहिए था। बारबेरियन कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता, लेकिन वो बताता है कि बारबेरियन का दिल काफी पैसों में बिकता है। ऐसा लगता है कि ये किसी मैजिकल आइटम के रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोटैगनिस्ट इस बंदे के लिए बस एक गॉब्लिन की तरह था। अगर वो उसे मार लेता तो उसे फायदा होता। लेकिन बियॉर्न ये जानना चाहता है कि उसने अब एक्ट क्यों किया, जब वो सो रहा था तब क्यों नहीं। इसका रीजन ये है कि उसे भी सोना था। हांस कहता है, अब जब मैंने सब कुछ बता दिया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? प्रोटैगनिस्ट को पता है कि ऐसे और लोग आएंगे, तो क्या वो सबको छोड़ता रहेगा? वो बंदा कहने लगता है कि वो औरों की तरह नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस अपना शील्ड उठाता है और ये पहला बंदा है जो उसके हाथों मारा गया। अभी उसे इस नए दुनिया में आए एक दिन भी नहीं हुआ और उसने पहली बार किसी का खून कर दिया। और इसी के साथ प्रोटैगनिस्ट ने शोल्डर पैड्स इक्विप किए और आइटम लेवल +13 बढ़ गया। फिर उसने एक बैकपैक भी इक्विप किया जिससे इन्वेंट्री स्पेस बढ़ गई और हैमर भी इक्विप किया जिससे आइटम लेवल +30 हो गया। उसने बूट्स भी पहन लिए। इसका मतलब उसने हमारे दोस्त हांस के सारे सामान को इक्विप कर लिया। मैंने पहले ही बताया था कि वो बंदा सच्चा दोस्त था। उसने हमारे बारबेरियन को कई कूल आइटम्स दे दिए। चलो उसे थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद हंस, तू सच्चा दोस्त है। उसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट ने प्रिमिटिव लाइफ से बाहर कदम रखा। अब उसके पास पानी, दवाई और यहाँ तक कि टाइम देखने के लिए वॉच भी है। और यहाँ है हमारे बारबेरियन का करंट स्टेटस। अब वो गॉब्लिन्स को बर्बाद करता फिरता है। ये बड़ा सा हैमर यहाँ बहुत काम आया। दूसरे दिन की शुरुआत में गॉब्लिन्स ग्रुप्स में आने लगे जिसे वो हैंडल कर सकता था। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी और वो गॉब्लिन्स नहीं थे। उसने उन्हें बड़े आराम से मार दिया। प्रॉब्लम फिर से नींद थी। वो दीवार के अगेंस्ट थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लीन भी करता, पर उसी मोमेंट पर गॉब्लिन्स आ जाते, ये सोचकर कि वो सो रहा है। इससे वो फ्यूरियस हो जाता है, कहता है कि उसे 10 मिनट भी आराम नहीं मिलता और फिर वो उन्हें कुचल देता है। सबको साफ करने के बाद कहता है कि अब वो एक नैप लेगा। पर अचानक एक सिस्टम मैसेज आता है कि उसे सोते वक्त एक गोब्लिन ने अटैक कर दिया। लिटरली एक मोटा गॉब्लिन उसकी चेस्ट में छुरा घोंप रहा था। वो झटके में जागता है और मोटे गॉब्लिन को स्लैप करके दूर फेंक देता है।
दूसरा गॉब्लिन अपने दोस्त को करीब 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ते हुए देखता है और ये नोटिस करता है कि प्रोटैगनिस्ट छुरा घोंपे जाने से नाराज हो गया है, तो वो भाग जाता है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा था कि वो स्टैब किए जाने से पहले जाग जाएगा, लेकिन अब उसे वूंड को हील करना पड़ेगा। और बारबेरियन कहता है कि पोशन स्टैब होने से ज्यादा दर्द देता है और वो पोशन यूज करता है। हांस को मारे हुए 14 घंटे हो गए हैं और अब वो एक नए नाइट टाइम कंपेनियन को ढूंढने का सोचता है, मगर पिछले दिन के विपरीत अब हर कोई उसे अपनी टीम में लेना चाहता है। शायद क्योंकि अब वो थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है। पता नहीं, पर जो भी उसके पास से गुजरता है उसे इनवाइट करता है। लेकिन आज वो खुद मना कर देता है और कहता है कि वो बस अपनी ही रेस के साथ रहेगा, यानी बारबेरियंस के साथ। थोड़ा डंजन में और चलते हुए वो एक एल्फ को कोने में बैठे देखता है। ऑब्वियसली वो उसे देखती है और डर जाती है। सिस्टम के मुताबिक प्रोटैगनिस्ट ने एक इंजर्ड एल्फ ढूंढ लिया है। वो सबसे पहले पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, जिससे वो और अलर्ट हो जाती है। जब वो थोड़ा पास से देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पेट में एक एरो है और ये गॉब्लिन्स ने नहीं किया। वो पूछता है कि क्या उसे ह्यूमंस ने इंजर्ड किया। पास आते ही वो लड़की घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगती है। बारबेरियन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो कहती है कि बस एक बार उसे माफ कर दे। उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। अब प्रोटैगनिस्ट और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि एल्व्स ऐसे बिहेव करें। नॉर्मली गेम में वो काफी कोल्ड होते थे, लेकिन वो उससे एक स्माइल के साथ बोलता है, डरो मत मेरी प्यारी एल्फ, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। एल्फ शॉक्ड रह जाती है। वो कहती रहती है कि उसे पता है कि वो एक बारबेरियन है, लेकिन क्या उसे सच में ऐसा करना है? क्या वो इस बार उसे जाने दे सकता है? अब प्रोटैगनिस्ट गुस्से में आने लगता है और पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। फिर वो उसे कुछ आइटम्स हील के लिए दे देता है और कहता है कि बाद में बात करेंगे। ये आइटम्स है हीलिंग लीव्स, जो बारबेरियन ने अपने पुराने कंपेनियन से लिए थे। वो कहती है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो बोलता है, तुम्हें मदद करने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो अपने घावों का ख्याल रखो। और ऑब्वियसली उसके पास उसे मदद करने का रीजन है, क्योंकि उसे भी नाइट टाइम कंपेनियन चाहिए। और कहना पड़ेगा कि यह घाव काफी बड़ा है। भाई, लगता है कि मैंने इतना बड़ा घाव कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। बिना सोए हुए और इतनी बुरी तरह घायल होते हुए भी उसकी अपीयरेंस अच्छी है। इसीलिए उसके लिए नाइट टाइम कंपेनियन ढूंढना प्रोटैगनिस्ट के मुकाबले और भी मुश्किल है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता चलता है कि इस एल्फ का नाम एयरवन है। अब प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वो उससे इतनी डरी हुई क्यों है, और वो कहती है कि क्योंकि वो एक एल्फ है और वो एक बारबेरियन। पर इसका मतलब क्या है? वो कहती है कि वो उनके मॉर्टल एनिमीज है और ये गेम से अलग है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। जल्दी ही वो पछताने लगती है और कहती है कि असल में ये वॉर 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और उसे बारबेरियंस से कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर वो बस लड़ाई नहीं चाहती। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अभी तक लगता था कि उसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसे अब समझ में आया कि ये दुनिया गेम से अलग है और उसे इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। यह सुनकर वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। लेकिन वो एल्फ गर्ल खुश हो जाती है जब हमारा हीरो कहता है कि उसे भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पर असल में वो उससे चाहता है कि वो उसकी नाइट टाइम कंपेनियन बने। वो बहुत थका हुआ है और शायद वो भी, तो क्यों ना साथ में कोऑपरेट करें। वो इस बारे में सोचती है और याद करती है कि बारबेरियन अपनी ऑनर को सबसे ऊपर रखते हैं। इसलिए वो उससे उसके वॉरियर्स ऑनर पर कसम खाने को कहती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हमेशा की तरह ये उसे थोड़ा गुस्सा दिलाता है, पर वो कहती है कि वो भी कसम खाएगी, तो वो मान जाता है। वो कसम खाता है, मैं बियॉर्न, मेरे पिता का बेटा, जिसका नाम मैं पहले ही भूल गया, मैं अपने वॉरियर्स हॉनर की कसम खाता हूँ। फिर वो एल्फ भी कसम खाती है और इस तरह नॉन अग्रेशन की कसम दोनों के बीच कम से कम इस रात के लिए पूरी हो जाती है। वो कहता है कि वो पहले सोएगा, शायद इससे उसे और सेफ फील हो। तो वो कहती है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस बार वो उसे अपनी वॉच देता है, बस ये कहते हुए कि इसका ध्यान रखना क्योंकि ये महंगी है। वो लेटता है और सोचता है कि वो थोड़ा स्नोर करने का नाटक करेगा और करीब 10 मिनट के लिए सोएगा ताकि कंफर्म कर सके। पर अचानक वो पूरी तरह से चौंक कर जाग जाता है क्योंकि वो फिर से सो गया था। वो पूछता है कि कितनी देर हो गई सोए हुए, और वो कहती है 2 घंटे। वो कहता है कि ये सब स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट की वजह से है जो उनके दोस्त हांस ने छोड़ा था। अब वो भी उसे देने के लिए मजबूर महसूस करता है और वो काफी खुश हो जाती है और वो आखिरकार सो जाती है। और शायद वो भी उतनी ही थकी हुई थी जितना हमारा बारबेरियन। उसे ऐसा लगता है जैसे इस गेम में वीक्स बीत चुके हैं, लेकिन असल में उसे यहाँ आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि असली दुनिया में उसके शरीर का क्या हुआ होगा। खैर, जितना हमें याद है उसका शरीर मॉनिटर में खिंच गया था, पर प्रोटैगनिस्ट को इसका कोई आइडिया नहीं है। जब वो वॉच चेक करता है तो स्लीपिंग ब्यूटी को जगाने में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं और तभी उसे चिंता होने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए और तीसरे दिन से मिले सारे लूट को शेयर कर ले, क्योंकि गेम अब सिंगल गॉब्लिन्स की जगह ग्रुप्स में गॉब्लिन्स भेजना शुरू कर देगा।
वो कहता है कि वो आराम से 4 गॉब्लिन्स तक को हैंडल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अब भी नींद ही है, क्योंकि अगर वह उसके साथ टीम ज्वाइन कर लेता है तो उसे अपनी लूट डिवाइड करनी होगी। लेकिन अगर उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे फिर से अगले दिन एक नया नाइट टाइम कंपेनियन ढूंढना पड़ेगा। तभी अचानक वो देखता है कि 2 ह्यूमंस उसकी तरफ आ रहे हैं। वो पहले से ही विस्पर कर रहे हैं, अरे ये वही एल्फ नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और दूसरा कहता है, हाँ ये वही है। ब्लॉन्ड उसके पास आता है और पूछता है कि उसका एल्फ के साथ क्या रिश्ता है। वो फ्रेंडली तरीके से कहता है कि वो उसकी नाइट टाइम कंपेनियन है। लेकिन जब ब्लॉन्ड उससे पूछता है वो कितने टाइम तक एक साथ रहेंगे, तो वो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और कहता है कि वो जवाब नहीं देगा। इससे वो लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भाई अगर ऐसे चेहरे को मैं भी देख लूं ना तो मैं तो पैंट में ही कर दूं। बारबेरियन को समझ आता है कि वो इस एल्फ को ढूंढ रहे हैं और अब तो उसे जगाने का भी टाइम हो गया है। और जब वो उसे जगाता है तब वो बड़ी स्लाई तरीके से कहती है कि बस 5 मिनट और ब्लैंकेट खींच लेती है। लेकिन इससे प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि पहले वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो सो रही है, क्योंकि पहले ब्लैंकेट ढीला था और अब वो उसे पकड़े हुए है। अचानक उसे एक खिंचाव महसूस होता है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे खींचा और उसे एक बच्चे की तरह बैठा दिया। ये बंदा सच में पूरा बारबेरियन बन चुका है। वो सीधे पूछता है कि वो सोने का नाटक क्यों कर रही थी, और वो सैड होकर कहती है कि अगर वो उठ जाती तो शायद वो उसे छोड़कर चला जाता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रात तक के साथ का अग्रीमेंट किया था। तब प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है कि वो नाटक क्यों कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो आंख खोलेगी उनका अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और उसे फिर से अकेले सरवाइव करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि उसका उन दोनों के साथ क्या लेना देना है, और वो जोर देकर कहती है कि इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को यह समझ नहीं आता कि उन्होंने उसे ऐसे कैसे पहचान लिया, और वो मानती है कि वो शायद उसी क्लैन से है जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कम से कम उनके कपड़ों पर जो सिंबल था वो क्रिस्टल यूनियन क्लैन का था। तुरंत ही उसे समझ आ जाता है कि उससे जुड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पूरा क्लैन उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसे देखकर और ये जानते हुए कि वो भी सिर्फ 20 साल की है, वो उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि चलते चलते बात कर सकें। वो पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा, पर वो कहता है कि सबसे पहले वो पूरी कहानी सुनना चाहता है, जिससे एल्फ एक्साइटेड हो जाती है। अब वो उसकी कहानी सुनता है और वो बताती है कि वो उस आदमी से लेबिरिंथ के पहले दिन मिली थी और वो उसका नाइट टाइम कॉम्पेनियन बन गया। लेकिन उसे कुछ अजीब लगा और उसने अपनी आंखें खोल ली, तो उसने देखा कि वो आदमी उसके पास एक अजीब जगह पर हाथ रखे हुए था और उसे कह रहा था कि उसे थोड़ी देर और सोना चाहिए। बाद में उसे पता चला कि वो बंदा एक क्लैन का मैनेजर है जो पहले फ्लोर पर बिजनेस करता है। वो आगे कहती है कि वो उस दिन किसी तरह बच निकली, लेकिन उसके क्लैन वाले अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। इसी चक्कर में उसके एब्डोमेन में तीर लग गया। अब प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वो उसका पीछा कैसे कर पाते हैं। वो बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो मैसेज स्टोन का यूज करते हैं ताकि उसका पीछा जारी रख सकें। मैसेज स्टोन एक मिस्टिकल डिवाइस है जो सिंक्रोनाइज होने के बाद करीब 300 मीटर की रेंज में कम्युनिकेशन अलाउ करता है। ये कुछ कुछ वॉकी टॉकी जैसा है। उसे समझ आता है कि अगर उसने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो कैप्चर हो जाएगी, पर ऐसा भी नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। तो आखिर इतनी इंसिस्टेंस क्यों? क्या बस उसे चुप कराने के लिए? वो कहती है कि ऐसा नहीं है, और थोड़ा ब्लश होकर कहती है कि जब वो पहली बार भाग रही थी तो उसने अपना नाइफ फेंक दिया था और वो गलती से वहां जा लगा, मतलब वहां। समझ ही गए ना? सुना है कि हालत इतनी खराब हो गई कि पोशन से भी वापस नहीं ला पाए। हाँ, इतना तो काफी रीजन है कि वो तुम्हारा पीछा करें। वो शर्माते हुए माफी मांगती है। अचानक उसे एक अजीब सा सेंसेशन होता है और वो प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि पीछे मत देखो। उनके पीछे एक ग्रुप है करीब 150 मीटर की दूरी पर। प्रोटैगनिस्ट उसकी प्रिसीजन से प्रभावित होता है और ये शायद एल्व्स की पैसिव एबिलिटी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्हें अपना पेस बढ़ाना होगा और पूछता है कि क्या उसकी चोट ठीक है। वो हाँ कहती है, पर उसे पता है कि उसके घाव फिर से खुल गए हैं। फिर भी उसने कंप्लेन नहीं की, लेकिन वो स्पीड बढ़ा भी रहे हैं। फिर भी उनके और दुश्मनों के बीच की दूरी कम नहीं हो रही, तो प्रोटैगनिस्ट एक प्लान के बारे में सोचने लगता है। वो नोटिस करती है कि प्रोटैगनिस्ट किसी चीज के बारे में सोच रहा है, तो वो पूछती है कि क्या सब ठीक है, पर वो सिर्फ पूछता है कि वो किस चीज में अच्छी है। वो गर्व से कहती है कि वो कपड़े धोने और घर साफ करने में अच्छी है, जिससे बारबेरियन की स्ट्रेटजी पर पानी फिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मैं कॉम्बैट की बात कर रहा हूँ, पागल लड़की। वो कहती है कि वो बोज एंड स्पिरिचुअल फायर मैजिक में अच्छी है, और प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ये सबसे रेयर एलिमेंट है। पर वो जानना चाहता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है। वो नहीं कहती है, पर दावा करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो समझ गया और पूछता है कि क्या वो उसकी कंपेनियन बनना पसंद करेगी जब तक वो लेबिरिंथ से बाहर नहीं निकल जाते। लड़की पूछती है, पर तब रिवॉर्ड्स का क्या, और मेरा मेरा क्या? मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि रिवॉर्ड्स कुछ इस तरह से डिवाइड होंगे कि वो 9 लेगा और वो 1 लेगी। सरप्राइजिंगली वो डील के लिए मान जाती है। अब जब वो दुश्मनों से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि उसे प्लान बदलना होगा। वो एक डीटूर लेने का फैसला करता है और उससे बोलता है कि वो अपना फायर स्पिरिट समन करे, जो वो कर देती है।
बेशक प्रोटैगनिस्ट को उम्मीद नहीं थी कि वो इस जगह पर वापस आएगा, क्योंकि ये वही जगह है जहां प्रोटैगनिस्ट लैबिरिंथ के अंदर स्पाउन हुआ था। तभी एल्फ उसे वार्न करती है कि दुश्मन और करीब आ रहे हैं, और ब्योर्न उससे उसकी फायर स्पिरिट को अनसमन करने को कहता है। अचानक वहां अंधेरा छा जाता है। प्रोटैगनिस्ट को समझ में आता है कि इन लोगों के पास किसी को डार्कनेस में भी ट्रैक करने की अच्छी टेक्निक्स है, क्योंकि वो बंदा वहीं पर रुक गया। तो प्रोटैगनिस्ट हमारी एल्फ को बुलाता है और उसे दुश्मनों की तरफ एरो शूट करने के लिए कहता है। वो अपने धनुष को खींचती है इस सुंदर आर्चर पोज में, और एक कोल्ड लुक के साथ अपने ओपोनेंट की तरफ एरो छोड़ती है जो सीधे उसके सिर पर जाकर लगता है। वो सोचती है कि शायद ये उसकी पहली किल है, और प्रोटैगनिस्ट उसकी तारीफ करता है। कहता है कि अगर उसने हेजिटेट किया होता तो वो खतरे में पड़ सकते थे। बॉडी के पास पहुंचते ही मैसेज स्टोन से आवाज आती है, सारिन, क्या तुम सुन सकते हो? सारिन, जवाब दो। डैम, हमने सारिन से कांटेक्ट खो दिया। वो उस लड़की और बारबेरियन का पीछा कर रहा था। इस ट्रांसमिशन को सुन रहे सभी लोग गॉब्लिन डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा हो जाओ। ब्योर्न और एल्फ का पीछा करने वाला बंदा सरिन था। सरिन के सामान को चेक करने के बाद प्रोटैगनिस्ट को 2 डैगर्स, एक मैजिक क्रिस्टल से भरा हुआ बैग और उसकी बेल्ट पर एक पोटियन मिला। सरिन ने जो कपड़े पहने थे, अब एल्फ ने वो पहन रखे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब वो काफी बेहतर लग रही है। वो उसे सिखाती है कि कम्युनिकेशन स्टोन को कैसे यूज करना है, बस उसके साइड पर बटन दबाना है। लेकिन तभी मैसेज स्टोन से आवाज आती है, रिपीट रिपीट। सरिन अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो उस एल्फ का पीछा कर रहा था और उसे हरा दिया गया है। वो गॉब्लिन डिस्ट्रिक्ट में है और वो बारबेरियन के साथ है जिसके पास बड़ा हैमर है। इनकी रिवॉर्ड है 10,000 गोल्ड कॉइन्स। एल्फ गर्ल पहले से ही शॉक में थी, पर वो उसे कहता है कि चिंता मत करो और अपने स्पिरिट को समन करो, क्योंकि अब वो डार्कनेस में ट्रैवल करने वाले हैं। वो दोनों सीधे डंजन के दूसरे फ्लोर की ओर निकलते हैं। कुछ समय बाद वो उसे सिर कह के पूछती है कि क्या सच में वो दूसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। वो हाँ कहता है और वो पूछती है कि क्या उसे पता है कि ये पहले फ्लोर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे पता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, जिससे वो थोड़ा शर्माती है। सच में टैंक और एक लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर हमेशा एक अच्छी कॉम्बिनेशन होती है, पर वो अभी भी जाने से हिचकिचा रही थी। तभी रेडियो फिर से बजता है और एक वॉइस कहती है कि अगर वो उस एल्फ को पकड़ लेते हैं तो उन्हें उसे 10,000 सोने के बदले रखने की अनुमति है। ये सुनकर वो जल्दी से मान जाती है और कहती है कि वो दूसरे फ्लोर पर प्रोटैगनिस्ट के साथ जाएगी। जाहिर है प्रोटैगनिस्ट नहीं चाहता था कि उसे ये सब सुनना पड़े, और वो सिर्फ डर की वजह से उसके साथ चले। पर इसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट को उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके हिसाब से उसे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना पसंद था, खासकर अगर वो रास्ते में कुछ विलेंस को तबाह कर सके। तभी चलते हुए वो पूछती है कि क्या उसे रास्ता पता है, और वो कहता है कि एग्जैक्ट तो नहीं, पर अगर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो वहां पहुंच ही जाएंगे। उसे ये पता है क्योंकि उसने ये गेम काफी खेला है। तभी अचानक वो उसे वेट करने को कहती है, क्योंकि आगे एक गॉब्लिन ट्रैप है और वो उसे संभाल लेगी। जाहिर है गॉब्लिन्स ने पीछे से अटैक करने का मौका लिया। वो पहले वाले गॉब्लिन को डॉज करके अपने बो से शूट करती है, जो सीधे उसके सिर पर लगता है। दूसरा गॉब्लिन चार्जिंग मोड में आया, पर वो पहले ही फुल स्पीड से उसके पीछे थी और वो भी गिर गया। ये लड़की तो कमाल की है दोस्तों। पूरी चीयरफुल होकर वो प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि उसने कैसा किया, और वो उसकी तारीफ करता है। कहता है कि जितना उसने सोचा था वो उससे भी बेहतर है। फिर वो उसे मैजिक क्रिस्टल्स देती है। कहती है कि जैसा प्रॉमिस किया था, तुम्हें 9 और मुझे 1, सही है ना? खुशी खुशी वो कहती है कि अगर वो इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो वो भी कुछ कमा पाएगी और अपने छोटे भाई को कोई गिफ्ट दे सकेगी। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा पजल्ड होकर उसे हार्ड वर्क करने के लिए कहता है। अचानक मैसेज स्टोन अनाउंस करते हुए फिर से बोलने लगता है कि उन्होंने रिवॉर्ड बढ़ाकर 20,000 सोने के सिक्के कर दिए, चाहे मृत या जीवित। लेकिन हमेशा की तरह प्रोटैगनिस्ट उसे रियश्योर करता है। कहता है कि उन्हें डार्कनेस में कोई परस्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब उनके सामने कुछ गूल्स खड़े थे। वो पूछती हैं कि क्या उसे उनसे लड़ना चाहिए, पर वो कहता है कि इस बार वो दोनों मिलकर लड़ेंगे। डंजन एंड स्टोन में पहली बार जब आप किसी स्पीसीज के मॉन्स्टर को हराते हो तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब जितनी ज्यादा स्पीसीज के मॉन्स्टर्स को मारोगे उतना ही लेवल अप करोगे। ये उनके लिए एक रियल अपॉर्चुनिटी है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़कर उन्हें स्मैश कर देता है और पीछे से आने वालों को एरोस से आसानी से गिरा दिया जाता है। एक भरोसेमंद कंपेनियन के साथ ये सब तो बच्चों का खेल बन जाता है। वो घूल्स को हराते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहते हैं और इसी के साथ वो तीसरे दिन तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ खून दिखाई देता है, और उसके हिसाब से ये गॉब्लिन्स का खून नहीं है। ये और किसका खून हो सकता है दोस्तों? किसका पैर यहाँ लगभग कटा, यहाँ तक कि एक सैंडल भी छोड़ गया? यहीं पर हमारे बारबेरियन ने पहली बार कदम रखा था। उसने जहां लैब्रिंथ में कदम रखा था, उसी जगह के पीछे दूसरा फ्लोर का पोर्टल था। इस बात को याद करते हुए कि वो इसके चलते लगभग मर गया था, वो गुस्से में आकर अपना हैमर जमीन पर पटकता है और जमकर गालियां देता है। एल्फ डर जाती है और माफी मांगने लगती है। सोचती है कि शायद उसकी किसी गलती की वजह से वो नाराज है। वो यूजुअल तरीके से परेशान हो रहा है अपनी बैड लक की वजह से। अगर वो बस सामने आया होता और दूसरी तरफ चला गया होता तो वो पहले से ही दूसरे फ्लोर पर होता। इस बीच एल्फ गर्ल रो रही है। वो सोच रही है कि ये सब उसकी गलती है।
वो उसे कहता है कि चिंता मत करो, ये उसकी गलती नहीं है, और तभी वो सिचुएशन को समझती है और उसके लिए सिंपैथी दिखाती है कि उसने क्या-क्या सहा होगा। प्रोटैगनिस्ट के लिए ये सरप्राइजिंग था कि उसे अपने आप सब समझ आ गया, पर फिर वो कहती है कि उसे यकीन है कि उसके दोस्त हेवन में गए होंगे। मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया। मगर फाइनली अब दूसरे फ्लोर के पोर्टल में एंटर करने का समय आ गया है। नोटिफिकेशन आता है कि वो सेकंड फ्लोर गॉब्लिन फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो आसमान से गिरते हैं और जमीन पर क्रैश होते हैं, अब वो गॉब्लिन फॉरेस्ट के नॉर्दर्न एरिया में है। ऐसा लगता है कि 50 मीटर के रेडियस में कोई लिविंग बीइंग नहीं है और आसमान के स्टार्स की वजह से एनवायरनमेंट अच्छी तरह से लिट अप है। एल्फ गर्ल पूछती है कि उसने कभी सेकंड फ्लोर पर फॉरेस्ट के बारे में क्यों नहीं सुना, और प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि पहले फ्लोर पर 4 पोर्टल्स हैं। एक नॉर्थ में गॉब्लिन फॉरेस्ट की ओर, दूसरा ईस्ट में बीस्ट स्ले की ओर, तीसरा वेस्ट में लैंड ऑफ द डेड, और आखिर में सदर्न पोर्टल डार्क रॉकी माउंटेन की ओर जाता है। इन सारी जगहों में से जहां ये लोग उतरे हैं वो सबसे कम डेंजरस है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे पता है कि बाद में शहर कैसे जाना है, यानी डंजन से बाहर कैसे निकलना है। वो बताती है कि एक निश्चित समय के बाद सभी को ऑटोमेटिकली डंजन से बाहर सिटी में खींच लिया जाएगा। स्पेसिफिकली पहले फ्लोर पर यह 168 घंटे बाद होता है और दूसरे फ्लोर पर 240 घंटे बाद। उसके बाद वो लोग सीधे सिटी में पहुंच जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि जब पहले फ्लोर पर 168 घंटे का टाइम करीब आएगा, तब वो वहां वापस जाकर टेलीपोर्ट करेंगे ताकि जो क्लैन उसका पीछा कर रहा है वो उन्हें न देख पाए। फिलहाल वो लोग पोर्टल के पास की रीजन को एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं। एल्फ गर्ल आगे बढ़ती है, रास्ता दिखाते हुए और ट्रैप्स को पॉइंट आउट करते हुए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे वहां लीव्स और स्टोन्स के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर वो एक स्टोन फेंकती है और ट्रैप सामने आ जाता है। पूछती है कि उसने कैसा काम किया, और बारबेरियन बस कहता है कि उसने अपना काम सही किया। कुछ देर स्काउटिंग के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि इतने सारे ट्रैप्स होने के बावजूद आसपास कोई गॉब्लिन्स नहीं है। वो अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। दूसरे फ्लोर का इशू ये है कि यहाँ गॉब्लिन्स अक्सर 12 की ग्रुप्स में मूव करते हैं, और यहाँ म्यूटेंट गॉब्लिन्स भी है जो वॉरियर्स और आर्चर्स होते हैं। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो लोग ट्रैप्स को क्लियर करेंगे और एक्सप्लोरेशन एरिया को बढ़ाएंगे, और वो हमेशा पोर्टल के पास रहेंगे ताकि कुछ गड़बड़ हो तो उसमें भाग सकें। धीरे धीरे वो यही करते हैं जब तक कि उसे फिर से एक प्रेजेंस महसूस होती है। इस बार वो गॉब्लिन्स का एक ग्रुप है। ऐसा लगता है कि 10 से ज्यादा है और वो कम से कम 50 मीटर दूर है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि बिना देखे वो कितने करीब जा सकती है, और वो बताती है कि प्रोटैगनिस्ट के बिना वो अकेले लगभग 30 मीटर तक जा सकती है। ये चीज सेंस बनाती है, राइट? इमेजिन करो, बियॉर्न बुशेस के बीच में छिपने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी किसी ट्रक जैसा दिखता है, जबकि एल्फ गर्ल क्वाइटली चल सकती है बिना नॉइस के। आखिरकार वो गॉब्लिन्स के ग्रुप को स्पॉट करती है और प्रोटैगनिस्ट को सिग्नल देती है कि उसने उन्हें देख लिया। एक एरो लोड करके वो पूरी ताकत से शूट करती है। इस बार प्रोटैगनिस्ट को दिखा भी नहीं कि उसने गॉब्लिन को हिट किया भी या नहीं, तो वो उसके आगे निकलता है और उसे पीछे रहने को कहता है। वो सीधे उन ग्रीन क्रीचर्स के सामने पहुंचता है और सोचता है कि इतने एनिमीज के बावजूद उसे डर नहीं लग रहा, बल्कि उसे लगता है कि उसकी बॉडी खुद लड़ाई के लिए रिएक्ट कर रही है। उसके वॉरियर्स हार्ट में बैटल के लिए एक्साइटमेंट है। फिर वो एक बड़ा हैमर हिट डिलीवर करता है, जिससे एक गॉब्लिन लगभग उड़ ही गया। प्रोटैगनिस्ट को पता भी नहीं चला कि कब वो एकदम जोश में आ गया है। वो शील्ड उठाता है, हैमर मारता है, लेकिन अचानक उसे डेंजर फील होता है, क्योंकि एक गॉब्लिन ने लगभग उसका चेहरा स्लाइस ही कर दिया था। अगर वो बस 1 सेकंड और लेता तो उसका सिर नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स, गॉब्लिन्स बियॉर्न को सांस लेने का भी टाइम नहीं देते। अगर वो अकेला होता तो यहां से घायल होकर ही निकलता, पर वो अकेला तो नहीं है। हमारी फेवरेट एल्फ उसे लॉन्ग डिस्टेंस से सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट बैटलफील्ड में फ्रीली फाइट कर सकता है। नोटिफिकेशन आता है, यू डिफीटेड गॉब्लिन वॉरियर +1 एक्सपीरियंस। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पहले ग्रुप को हराने के बाद 11 मैजिक क्रिस्टल्स कमाए। पहले फ्लोर पर पूरे दिन में उसे 44 क्रिस्टल्स मिले थे, तो ये काफी अच्छा है। प्रोटैगनिस्ट उसे एक क्रिस्टल के बजाय 2 क्रिस्टल्स देता है, क्योंकि वो गॉब्लिन वॉरियर का क्रिस्टल अपने पास रखेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। उन्होंने एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखा, और जैसे ही 3 किलोमीटर के रेडियस में एक्सप्लोरेशन बढ़ाई, हर 5 मिनट में गॉब्लिन्स के ग्रुप्स आने लगे, जिनमें अब स्टेल्थ एबिलिटीज वाले आर्चर्स भी शामिल थे। अब चीजें और क्रेजी होने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि गॉब्लिन्स ने उन पर पूरी ताकत से अटैक करना शुरू किया और नेचुरली सब कुचल दिए गए। प्रोटैगनिस्ट सबको मार रहा था, पर अब वो गॉब्लिन आर्चर के निशाने में था। एरो लगभग उसे हिट करने ही वाली थी, पर उसने लास्ट मोमेंट पर डॉज कर लिया। जाहिर है वो अटेंटिव था और अब उसे आर्चर की लोकेशन भी पता चल गई। नोटिफिकेशन आया, यू डिफीटेड अ गॉब्लिन आर्चर +1 एक्सपीरियंस। लगभग 15 घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने ब्रेक लेने का डिसाइड किया। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इस बार वो पहले सो सकती है। जाहिर है उसने पहले ही स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट उधार मांगे हैं, तो वो अपने वेपन्स रखकर सो जाती है। शायद प्रोटैगनिस्ट के साथ होने से उसे अब सेफ्टी फील हो रही थी। अब 15 घंटे से ज्यादा हंटिंग के बाद उन्हें काफी रिवॉर्ड्स मिले हैं।
जैसे जैसे उन्होंने एक्सप्लोरेशन एरिया को बढ़ाया, उन्हें दूसरे ग्रुप्स भी मिले, जिनमें से हर एक में 3 से ज्यादा लोग थे, और कुछ तो दूसरी दुनिया की स्पीसीज के थे। बेशक वो बस एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को दूसरे लोगों को देखना पसंद नहीं है। एक्सप्लोरर्स खुद डंजन मॉन्स्टर्स से ज्यादा स्केरी हैं, खासकर अब जब उसके पास चिंता करने का एक रीजन है। अब डंजन के अंदर चौथे दिन वो लोग फिर से लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने 5वें दिन रेस्ट किया, और छठे दिन उनका सामना कुछ और लोगों से हुआ। आखिरकार 7वां दिन आ गया। ये वो दिन था जब इस लैबिरिंथ से बाहर निकलना था। फर्स्ट फ्लोर के बंद होने में अभी 2 घंटे और 47 मिनट बाकी थे, तो प्रोटैगनिस्ट का ऑर्डर था कि पोर्टल की तरफ वापस जाना शुरू कर दें ताकि लेट ना हो जाए। एल्फ वार्निंग देती है कि रास्ते में नए ट्रैप्स हैं, शायद गॉब्लिन्स रीस्पॉन हो रहे हैं। वो एक और गॉब्लिन ग्रुप का मेंशन करती है जो 70 मीटर दूर है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत डिसाइड करता है कि वो फिर से फाइट करेंगे, लेकिन इस बार उनके सामने है 8 नॉर्मल गॉब्लिन्स, 2 आर्चर्स और 2 वॉरियर्स, मतलब टोटल 12 गॉब्लिन्स। प्रोटैगनिस्ट लिटरली एक बुलडोजर की तरह गॉब्लिन्स को कुचलता हुआ चलता है। वो गॉब्लिन वॉरियर्स को खत्म कर देता है और अर्विन से आर्चर्स पर ध्यान देने को कहता है। ऐसा लगता है कि उसके हिट्स पहले से भी ज्यादा पावरफुल हैं, शायद इसलिए क्योंकि अब तक इतनी सारी बैटल्स हो चुकी हैं। अर्विन पर भी इसका असर दिख रहा है। अब उसे पता चल गया है कि कब और कहां शूट करना है, जैसे वो इस सिनेरियो में कंफर्टेबल हो चुकी हो। उसने 2 आर्चर्स का जिक्र किया था, लेकिन अब तक उसकी तरफ कोई एरो नहीं आया। ऑफ कोर्स प्रोटैगनिस्ट उसकी तारीफ करता है, लेकिन वो ये भी जानना चाहता है कि क्या उसने दोनों आर्चर्स को निपटा दिया या नहीं, ताकि उसे एरोज की टेंशन ना हो। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे कंफर्म नहीं है कि दूसरा आर्चर मरा है या नहीं। और ये अच्छी बात है क्योंकि डाउटफुल इंफॉर्मेशन कभी-कभी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इससे उसे उस पर प्राइड फील होता है। अचानक वो नोटिस करती है कि उस गॉब्लिन आर्चर से कोई अलग चीज निकली है, और जो वो देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक गॉब्लिन आर्चर एसेंस है। प्रोटैगनिस्ट को पता है कि ये एक्सट्रीमली रेयर है क्योंकि उसने पहले इसके बारे में रिसर्च किया था। उसने फोरम्स में देखा था कि एसेंसेस गेम के स्किल सिस्टम का पार्ट है। एसेंसेस एक पैसिव और एक एक्टिव स्किल प्रोवाइड करती है, जिनके एट्रीब्यूट्स फिक्स्ड नहीं होते हैं। पर एसेंस को अब्सॉर्ब करने की भी लिमिट होती है, तो आपको फ्यूचर के लिए सही एसेंस चुनना होता है। इसका ड्रॉप रेट करीब 0% है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि उसे ऐसा कुछ ड्रॉप मिले। एल्फ पूछती है कि क्या एसेंस अब्सॉर्ब करने के बाद इंसान गॉब्लिन बन जाता है, पर वो बताता है कि नहीं, सिर्फ गॉब्लिन की कुछ एबिलिटीज मिल जाती है। वो फर्स्ट फ्लोर पर उनको फॉलो करने वाले उस आदमी का एग्जाम्पल देता है जिसने एक वुल्फ मॉन्स्टर की एसेंस कंज्यूम की थी, और वो उन्हें सेंट से ट्रैक कर सकता था। प्रोटैगनिस्ट एल्फ को एसेंस रखने देता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि वो कौन सी एसेंस चाहता है, तो वो रैंडमली कोई भी नहीं उठा सकता क्योंकि इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ठीक है, पर उसे इसे रखने के लिए उससे एक प्रॉमिस करना होगा। ये वही बात थी जो वो पहली मंजिल पर कहने वाला था। उसके बोलने से पहले ही कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हिलो मत। वो आदमी बोलना शुरू कर देता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। एल्फ एक्सप्लेन करने लगती है कि वो हंटिंग कर रहे थे, पर हमारा बियॉर्न उसे वार्निंग देता है कि उसे उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो उसे कंधों से पकड़ता है और लिटरली उसे एसेंस में थ्रो कर देता है, जिससे वो एसेंस के साथ मर्ज हो जाती है। वो आदमी जो ये सब देख रहा था एकदम डेस्परेट और गुस्से में हो जाता है, चिल्लाता है कि वो एसेंस उनकी थी। जब एल्फ वापस आती है तो प्रोटैगनिस्ट उन्हें चैलेंज करता है कि अगर लड़ना है तो सामने आओ, और पूछता है कि क्या उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। वो अपने हैमर से उन्हें कुचलने के लिए रेडी है। इसके बाद वो लोग पूरी स्पीड में पोर्टल की तरफ भागते हैं, और जाहिर है वो लोग उनसे भाग नहीं रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने लिटरली उन लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि प्रोटैगनिस्ट के एनालिसिस के हिसाब से वो लोग भी पोर्टल के जरिए सिटी वापस जाना चाहते हैं, तो उनके फिर से टकराने का चांस है और इसे अवॉइड करना ही बेटर होगा। एल्फ वार्निंग देती है कि 50 मीटर की दूरी पर गॉब्लिन्स का एक ग्रुप है, तो बियॉर्न कहता है इस बार उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगता है कि यह प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उन्हें डिटेक्ट कर लिया है। वो लास्ट मिनट में डिसाइड करता है कि उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, और जैसे ही वो कंफर्म करती है एक एरो उसके फेस की तरफ आ रहा था। लकीली लास्ट सेकंड में बियॉर्न ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया, और ऐसा लगता है कि ये एरो गॉब्लिन आर्चर का नहीं था। शायद ये वही लोग थे जो अभी पोर्टल की तरफ भागे थे। प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से उन लोगों ने गॉब्लिन्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया होगा और वो दूसरी तरफ उनका इंतजार कर रहे होंगे, तो वो उसे अपने पावर्स यूज करने को कहता है क्योंकि उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। एल्फ थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, पर वो उसे बताता है कि इन एसेंसेस की अपनी स्पेशल एबिलिटीज होती है, और जो एसेंस उसने अब्सॉर्ब की थी वो गॉब्लिन आर्चर की एसेंस थी। इससे उसकी पावर सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो जाती है और एक पैसिव और एक्टिव एबिलिटी ऐड होती है। उसकी पैसिव एबिलिटी है पॉइजन्ड एरो, जो बोज यूज करने पर पॉइजन डैमेज देती है, और उसकी एक्टिव एबिलिटी है थीफ स्टेप्स, जो यूजर को स्टेल्थ मोड में डालती है। प्रोटैगनिस्ट इससे काफी इंप्रेस्ड है कि वो इसे बस अपनी विल से एक्टिवेट कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट उसे बैग कैरी करने को देता है क्योंकि गॉब्लिन्स से वो अकेले निपटेगा, जबकि एल्फ पीछे वाले ह्यूमन आर्चर का ध्यान रखेगी।
उसे ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती, पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है और उसे छुप जाने को कहता है, जब तक कि वो उसे ह्यूमन आर्चर पर शूट करने का सिग्नल ना दे। प्रोटैगनिस्ट गॉब्लिन्स की तरफ भागता है और उन पर धावा बोल देता है। वो एक ही टाइम में कई गॉब्लिन्स से लड़ते हुए इनसेन स्पीड से डिफेंड और अटैक करता है। फाइनली आर्चर्स दोबारा अटैक करना शुरू करते हैं और ये चंद सेकंड्स की केयरलेसनेस से एक गॉब्लिन उसे पीछे से हिट कर देता है। वो तुरंत पलटकर उस गॉब्लिन को एक ब्लो में खत्म कर देता है, लेकिन अब एल्फ के सपोर्ट के बिना उसके लिए सामने वालों से निपटना मुश्किल है। उसकी इंजरीज बढ़ने लगती है और उसे फटीग होने लगता है, जब तक उसे यह महसूस होता है कि दो एरोज एक साथ उसकी तरफ आ रहे हैं, एक गॉब्लिन आर्चर की तरफ से और दूसरा उस आदमी से जो क्रॉसबो लिए खड़ा है। उसे रियलाइज होता है कि दोनों को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल होगा, तो लास्ट मोमेंट पर वो स्टाइलिश तरीके से क्रॉसबो का एरो ब्लॉक करने का फैसला करता है। इससे गॉब्लिन का एरो उसके एल्बो पे लग जाता है, जो पॉइजन्ड होता है, जिससे उसकी आर्म में मूवमेंट लूज होने लगती है। अब उसे शील्ड और हैमर में से एक को चुनना होता है और वो शील्ड को रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि इससे वो डिफेंड और अटैक दोनों कर सकता है, साथ ही खुद को उन ह्यूमंस से बचा सकता है। हमेशा की तरह वो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और गॉब्लिन्स उससे डरकर भागने लगते हैं। उसे पता है कि उसे अब उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, खासकर जब उसके पास डील करने के लिए और लोग हैं। तभी वो ह्यूमंस बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट ने गॉब्लिन्स को अकेले हैंडल कर लिया है, जो कि काफी इंप्रेसिव था। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि ये वही लोग हैं। जब वो ह्यूमंस एल्फ को इंसल्ट करते हैं, तो प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से पागल हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट उन्हें अटैक करने का चैलेंज देता है और उन पर दबाव डालता है, मगर वो लोग उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि भले ही उसने अकेले ही सभी गॉब्लिन्स का सामना किया है, मगर अब वो इंजर्ड है, इसलिए वो लोग उसे जाने देंगे अगर वो बता दे कि एल्फ कहाँ है। इस प्रपोजल को सुनकर बियॉर्न मुस्कुराने लगता है, जिससे वो लोग उसे पागल कहते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में हंस रहा है। उनका लीडर अपने लोगों को डिफेंस लोअर न करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि ऐसे इमेजिन करो जैसे वो एक जायंट मॉन्स्टर को हंट कर रहे हैं, पर अब उसकी एक आर्म यूजलेस है, तो ये सिग्नल देने का टाइम आ गया है। इस सिग्नल को इस दुनिया के लोग भी समझ सकते हैं। वो तुरंत लीडर की तरफ बढ़ता है और एक वायलेंट थ्रस्ट के साथ उसके सोर्ड को शील्ड से हिट करता है, जिससे वो आदमी अपने दोस्त को बुलाता है। वो पुराना समुराई बड़ी फोर्स से स्लाइसिंग करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट फिर से पूरी ताकत से हमला करता है। प्रॉब्लम यह है कि अब वो सराउंडेड है और जैसे ही वो सोचने लगता है कि कहीं एयरविन क्रॉसबो वाले से हार तो नहीं गई, तभी एक एरो फुल फोर्स के साथ आता है। किसी को पता नहीं था कि ये एरो किसका है, बस इतना पता था कि वो सीधा प्रोटैगनिस्ट और लीडर की तरफ आ रहा है। टैंक जल्दी से चिल्लाता है कि बारबेरियन पर अटैक करो और वो एरोज को संभाल लेगा। वो आदमी डिफेंड कर रहा था, जबकि बाकी दो प्रोटैगनिस्ट पर दोनों साइड से अटैक कर रहे थे। लीडर सामने से शील्ड पर हिट करता है, जबकि सैमुराई पीछे से आता है। प्रोटैगनिस्ट एक क्विक डिसीजन लेता है और अपने यूजलेस आर्म को ऑफर करता है, ताकि वो लीडर के सिर पर एक शानदार ब्लो लैंड कर सके। वह आदमी भी उसे मॉन्स्टर कहकर कंप्लेन करने लगता है। बियॉर्न तेजी से पीछे देखता है और सैमुराई के अगले अटैक को डॉज कर लेता है। वो कुछ डिस्टेंस क्रिएट करता है और तभी कुछ ऐसा होता है जो उस सैमुराई को सरप्राइज कर देता है, क्योंकि एक एरो तेजी से आता है जिसे टैंक डिफेंड कर लेता है। लेकिन इस बार वो एरो फायर से भरा हुआ होता है, जिससे टैंक को अपना शील्ड फेंकना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट को एक और एरो से शोल्डर पर चोट लग चुकी है। लीडर समझ जाता है कि यहाँ रुकने से सिचुएशन और खराब हो जाएगी, तो वो भागने लगता है और कहता है कि वो बाद में एल्फ से निपटेगा। सैमुराई और तेज अटैक्स करने लगता है। उसे कहता है कि अब हार मान ले। बियॉर्न कुछ मोमेंटम गेन करता है। वो शील्ड का यूज करके व्यू ब्लॉक करता है और अपनी रीच बढ़ाकर सैमुराई पर शील्ड से हिट करता है। हालांकि सैमुराई डॉज करने में कामयाब रहता है, लेकिन वो टैंक को पीछे हिट कर देता है, जिससे वो आदमी उड़कर दूर गिरता है और खून उगलने लगता है। बूढ़ा सैमुराई गुस्से में फिर से स्लाइसिंग करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूरी काल्मनेस के साथ सोचता है कि इतना स्ट्रांग सैमुराई ऐसे ग्रुप में क्यों है। अब वो दोनों ब्लोज एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार ये एक फेयर 1v1 है। प्रोटैगनिस्ट शील्ड उठाकर सीधे ओल्ड मैन के सिर पर फेंकता है। वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है और गुस्से में उसकी गर्दन काट लेता है। ऐसे ही बियॉर्न मजबूती से खड़ा रहता है और बाकी दोनों पहले ही स्वर्ग जा चुके होते हैं। अचानक अर्वेन दौड़ती हुई प्रोटैगनिस्ट की तरफ आती है और उसे सर कहकर बुलाती है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसे जल्दी से पोषण लेने को कहती है, ये दिखाते हुए कि वो उसकी फिक्र करती है। पोषण लेने के बाद वो कहता है कि उसकी बॉडी में जैसे कुछ उबल रहा है, उसकी हर वेन में हलचल हो रही है और उसकी स्किन जल रही है और खुजली हो रही है। थोड़ी देर बाद वो उसे इनकरेज करती है, कहती है कि वो कर सकता है, पर वो सिर्फ टाइम जानना चाहता है। वो कहती है कि उसे पोषण लिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, जो उसे याद दिलाता है कि पहला पोर्टल बंद होने में अभी 40 मिनट बचे हैं। तो वो जल्दी से उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिससे वो पूरी तरह से शाय हो जाती है। वो मानती है कि उसके कहने का कोई रीजन होगा और अनड्रेस करने लगती है, पर प्रोटैगनिस्ट उसे समझाता है कि वो उससे ये नहीं कह रहा था कि वो खुद के कपड़े उतारे, बल्कि उन लोगों के कपड़े उतारे जो मरे पड़े हैं।
फिर वो उससे कहता है कि कपड़ों को छोड़कर सिर्फ वो आइटम्स ले लो जो उन्हें चाहिए। वो जल्दी से उस आदमी का क्रॉसबो उठा लेती है। इस वक्त पोर्टल बंद होने में सिर्फ 26 मिनट बचे थे। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे भागते हैं, और जब सिर्फ 8 मिनट बचे थे तो फाइनली उन्हें पोर्टल दिखाई देता है। बस 50 सेकंड बचे होते हैं और वो जितनी जल्दी हो सके उसमें घुस जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट दूसरी तरफ सिर के बल गिर जाता है, जबकि अर्वन ग्रेसफुली लैंड करती है। प्रोटैगनिस्ट सिर के बल गिरने से अनॉयड होता है, लेकिन अर्वन काफी एक्साइटेड होकर कहती है कि ये सब काफी मजेदार था और उसे अच्छे काम के लिए थैंक्स कहती है। वो रेसिप्रोकेट करता है और वो मेंशन करती है कि अब वो उस एसेंस की कंडीशन के बारे में बात कर सकता है जो उसने पहले मेंशन की थी। पर अभी डिस्कस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो बाहर निकलकर इस पर बात करेंगे। जब सिर्फ 8 सेकंड बचे होते हैं और प्रोटैगनिस्ट टैवर्न का नाम याद करने की कोशिश करता है जहां वो बाद में मिल सकते हैं, और फिर बस 4 सेकंड बचे होते हैं जब उसका सिर सोचते सोचते फटने वाला होता है। पर लास्ट सेकंड पर वो कहता है कि उस टैवर्न का नाम ब्लैक वेल है, जहां वो दोनों दूसरी तरफ मिलेंगे, और इसी के साथ लेबिरिंथ बंद हो जाता है। नोटिफिकेशन आता है कि उसे रफदोनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, यानी सिटी में भेज दिया जाता है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट वापस आ गया है और ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी वापस आ चुके हैं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग वापस आएंगे। चाहे लेबिरिंथ में कितना भी टाइम क्यों ना बिताओ, जब तुम बाहर निकलते हो तो हमेशा अगले दिन के 12 बज रहे होते हैं और तुम्हें क्लॉक एडजस्ट करनी पड़ती है। अचानक एक बारबेरियन उसे बुलाता है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि ये वैन का बेटा कैरिक है, और वो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके बाद सीरम सेंक का बेटा आता है और थोड़ी ही देर में कई बारबेरियंस वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इससे प्रोटैगनिस्ट की भी वही रिएक्शन होती है जो मेरी है। इतने सारे बारबेरियंस कहां से आ गए? जब प्रोटैगनिस्ट को उनकी जरूरत थी तब लैब्रिंथ के अंदर तो कोई नहीं दिख रहा था। अचानक वो लोग स्टोर की तरफ क्रिस्टल्स काउंट करने के लिए जाते हैं, ये बेट लगाते हुए कि किसके पास ज्यादा होंगे। जाहिर है वो लोग बियॉर्न को भी बेट में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। काउंट करने वाली वुमन बताती है कि वहां 41,498 क्रिस्टल्स हैं, जिससे सभी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट की बारी आती है। वुमन तेजी से काउंट करना शुरू करती है, जिससे बियॉर्न इंप्रेस्ड होता है, और जब वो रिजल्ट रिवील करती है तो ये अस्टॉनिशिंग 183 क्रिस्टल होते हैं। सब उसका नाम चिल्लाते हैं और उसे उठा लेते हैं, क्योंकि उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही समय बीतता है और प्रोटैगनिस्ट बाकी बारबेरियंस के साथ घूमना शुरू कर देता है। तभी उसे दूर से कोई जान पहचान वाला नजर आता है, हमारी फेवरेट एल्फ। वो वहां है, पूरे खुशमिजाज तरीके से एक ग्रुप ऑफ एल्व्स के साथ बातें कर रही होती है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को जेलसी फील होती है, क्योंकि वो खुद मस्कुलर गाइज से घिरा होता है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो हल्के से हाथ हिलाकर वेव करती है। वो धीरे से उसे रात में मिलने के लिए कहता है और वो इसे कंफर्म करती है। पर पता नहीं कहां से वो दूसरी एल्फ जो उसके साथ थी पूछती है क्या अर्वेन उस बारबेरियन को जानती है, और वो जल्दी से कहती है कि वह उसे नहीं जानती। तभी दूसरी तरफ खड़ा हुआ बारबेरियन प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो उस एल्फ को देख रहा है, तो प्रोटैगनिस्ट भी ना में जवाब देता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि किसी भी हाल में सबसे महान वॉरियर उन कावर्डली पॉइंटेड ईयर्स वाले लोगों के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं हो सकता। ये सुनकर दूसरे एल्फ को बुरा लगता है। प्रोटैगनिस्ट को समझ में आ गया कि ये कुछ ठीक नहीं जा रहा है। मस्कुलर और सुंदर पॉइंटेड ईयर्स वालों के बीच में एक जंग बस शुरू ही होने वाली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ और जब वो शहर में घूम रहा था, उसने देखा कि हर जगह फैमिलीज मिल रही थी, चाहे वो ब्रदर्स हों या सन्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं आए। ऐसा हर जगह हो रहा था। इसे रियल लाइफ में देखना और 2D गेम में देखने में काफी फर्क होता है। पर अब सेलिब्रेशन का टाइम था। मस्कुलर लोग मग्स एंड मग्स ऑफ बियर पी रहे थे। यहां तक कि औरतें भी ऐसा कर रही थीं। कुछ लोग तो एक साथ 2 मग्स पी रहे थे, जिससे प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ गया कि वो उनके साथ क्यों है। वो सिर्फ देखना चाहता था कि क्या उसे इन बारबेरियंस से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ सब लोग बस एक के बाद एक मग खाली किए जा रहे थे बिना किसी चिंता के। तो वो गुस्से में खड़ा हो गया और कहता है कि उसे तुरंत जाना है। बार में मौजूद सभी बारबेरियंस उसकी ओर देखने लगे, पूछने लगे कि वो क्यों जा रहा है। लेकिन आखिर में उन्होंने उसे बेस्ट बारबेरियन वॉरियर कहकर गुड लक कह दिया। अब कुछ दूर चलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये दुनिया काफी पीसफुल है। यहाँ तक कि अलग अलग रेसेस भी साथ में घूम रहे थे। नए कपड़े खरीदने के बाद वो एक इन में जाता है और नहाता है, सोचते हुए कि अगर यहाँ इतनी शांति है तो इस शहर में रहना इतना बुरा नहीं होगा। अब नहाने के बाद हमारा विशाल बारबेरियन सिर्फ अंडरवेयर में बेड पर लेट जाता है, और वो वाकई बहुत बड़ा है। उसके पैर बिस्तर से बाहर लटक रहे थे। पिलो पर सिर रखते ही उसे अपने पुराने घर की याद आती है। जब वो उठा तो 9:18 रात के समय हो चुका था। उसने 12 बजे में डंजन छोड़ा था, तो उसे लगा कि वो लगभग 4 से 5 घंटे सोया होगा। अगले दिन उसने टैवर्न के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा कि वो तो बंद हो गया। ऐसा लगता है कि 10 साल पहले ओनर एक बैटिंग स्कीम में फंसा और फिर उन्होंने ओनर्स और जगह का नाम बदल दिया। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता था कि नया नाम क्या है, तो आदमी ने कहा कि ये पाइथन पो है, जहां वो अब है, और ये तब से अलग लगता है जब उसने खेला था। बार के अंदर जाते ही माहौल काफी लाइवली लग रहा था, जब तक उसने अर्वियम को नहीं देखा, जो उसे बुला रही थी दूसरी ग्रम्पी एल्फ के साथ।
औरत ने तुरंत कहा कि तुम ही हो वो बारबेरियन, लेकिन उसने शालीनता से कहा, मेरा नाम ब्योर्न है और तुम कौन हो? उसने बताया कि वो एरविन की बड़ी बहन है और उसका नाम टेर्सिया है। और अचानक वो खड़ी होकर कहती है कि उसे एक सवाल पूछना है कि आखिर उसने इतनी देर रात एक छोटी लड़की को टैवर्न में मिलने के लिए क्यों बुलाया। उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रोटैगनिस्ट ने एरविन को कल रात को बुलाया, लेकिन वो खुद नहीं आया और इसकी वजह से वो उसे शेमलेस बुलाती है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। वो पूछता है, क्या मतलब कल रात में बुलाया? उसने तुरंत उससे कहा, अब एक्ट मत करो। वो जल्दी से एरविन से पूछता है कि उन्हें डंजन से निकले हुए कितना वक्त हुआ है, और वो कहती है कि लगभग 30 घंटे। तब जाकर उसे समझ आया कि आखिर 4 से 5 घंटे सोने के बाद उसे इतना हल्का क्यों लग रहा है, क्योंकि वो 4 से 5 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे सोया है। लेकिन एरविन शांत थी। वो बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही है। बेशक वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि वो अभी तक सो रहा था, जिससे वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी बारबेरियन को माफी मांगते नहीं देखा। फिर वो कहती है कि उसने 7 साल से ज्यादा समय से किसी को भी माफी नहीं मांगी है। उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, पर वो जानना चाहती है कि उसका ई एरविन के साथ इस जगह पर क्या काम है। वो सिंपली कहता है कि वो उसे कुछ भी बताने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। ये सुनकर वो उस पर पूरी तरह फ्यूरियस हो जाती है और वो दोनों सबके सामने खूब बहस करने लगते हैं। तभी अचानक टेर्सिया टेबल पे एक बैग रखती है और कहती है कि इसमें 3,50,000 क्रिस्टल्स हैं। वो कहती है कि ये अमाउंट एयरवेन द्वारा कंज्यूम किए गए एसेंस के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। फिर वो खड़ी होकर देखती है कि आखिर ये बारबेरियन पैसे क्यों नहीं ले रहा। वो यह तक कहती है कि जैसा उसने सोचा था, उसे लगता है कि इसका कोई और मकसद है। प्रोटैगनिस्ट बस पूछता है कि क्या हमारी छोटी एल्फ अपनी बहन से सहमत है, क्योंकि जो डील वो प्रपोज करने वाला था वो ये थी कि वो उसकी मदद करे जब तक उसे भी अपना एसेंस न मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा है। ये बात सुनकर एरविन सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि अच्छा, ऐसा था क्या? वो ये तक कहता है कि इस बार वो उससे लूट को 50-50 स्प्लिट करेगा, जिससे वो पूरी तरह खुश हो जाती है। पर वो अचानक एक्साइटमेंट खो देती है और तुरंत माफी मांगती है, क्योंकि अब उसने अपनी बहन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। फिर उसकी बहन कहने लगती है कि वो उसे कभी अकेले जाने नहीं देगी। ये सिर्फ पहली बार था, क्योंकि ये एक रिचुअल का हिस्सा था। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट यूजुअल की तरह इन्फ्यूरिएटेड हो जाता है, पर वो बस बैग को उसकी ओर धकेलती है और कहती है कि अगर उसे समझ में आ गया तो क्रिस्टल्स ले ले। मगर प्रोटैगनिस्ट कहता है, ये 3,50,000 क्रिस्टल्स शायद करंट प्राइस के हिसाब से आधी शेयर होंगे, राइट? वो कहती है हाँ, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो 2,80,000 क्रिस्टल्स मिसिंग है, क्योंकि प्रॉमिस्ड स्प्लिट 90-10 था। वो हंसते हुए कहती है कि वो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी और लिटरली 2,80,000 क्रिस्टल्स उठाकर टेबल पर रख देती है। उसने सच में उसे डिसीव करने की कोशिश की थी। अब उसे समझ में आ गया कि बारबेरियंस और एल्व्स एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो वो कहता है कि अब वो जा सकती है, क्योंकि उसे एरविन से प्राइवेट में कुछ बात करनी है। ये सुनकर बहन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन अचानक हमारी एल्फ अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहती है कि वो आई, और कहती है कि वो जा सकती है क्योंकि उसे बारबेरियन को थैंक यू और गुड बाय कहना है। बहन इंप्रेस हो जाती है। उसे फील होता है कि एरविन अब बड़ी हो रही है। फिर वो हमारे वॉरियर की ओर इशारा करती है और कहती है कि प्रोटैगनिस्ट को कसम खानी होगी। उसे कसम खानी होगी कि वो एरविन के साथ नहीं सोएगा। अगर वो कसम खा ले तो वो चली जाएगी। ये सुनकर एरविन पूरी तरह ब्लश हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है कि क्या वो बस उसके साथ सो नहीं सकता? क्या बाकी ऑप्शंस अलाउड है? वो अपनी उंगली पॉइंट करती रहती है और उससे कसम खाने के लिए कहती है, और वो कसम खा लेता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह वो जाने लगती है। जब उसे कुछ याद आता है और उसने एरविन को बचाने के लिए उसे थैंक करा, और यहां तक कि उसने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। हमारी छोटी एल्फ श्रम के मारे लाल हो जाती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बोल्ड रहता है। जब उसकी बहन चली जाती है तो एरविन कहती हैं कि क्या वो अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही रूड थी, क्योंकि उसने कभी अपनी बहन को ना नहीं कहा। वो उसे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसके पहले के ऑफर के लिए थैंक्स कहती है, पर उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बहन के साथ काम करेगी, और माफी मांगती है। वो बस कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो तुरंत एक बैग निकालती है जिसमें 63,000 क्रिस्टल्स हैं। वो कहती है कि ये क्रॉसबाउ वाले और रेड हेड के लूट का हिस्सा है, और उसने पहले से अपना हिस्सा इसमें से ले लिया है। वो ये भी मेंशन करती है कि उसने 2 बैकपैक्स अपने घर पर छोड़ दिए हैं, और उसे कल वहां जाकर खुद देखना चाहिए कि अंदर क्या है। उसे एहसास होता है कि वो बिना कुछ कहे ही उसकी हर जरूरत को समझती है। ऐसे हेल्पफुल कंपेनियन को खोना वाकई दुखद होगा। अचानक वो पूछती है कि उसे प्रोटैगनिस्ट को रीपे कैसे करना चाहिए। वो लिटरली उसे रीपे करना चाहती है, उसे डंजन में बचाने के लिए। अब उसकी बहन की कंसर्न समझ में आती है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सोचता है, पर उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बस पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना है। वो कहती है कि उसे भूख नहीं है, तो वो कहता है कि वो सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करेगा। अचानक वो ब्लश करती है और उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि उसे कुछ पीना है। वो अपना पहला पोस्ट डंजन ड्रिंक करना चाहती है, और वो भी बारबेरियन के साथ।
उसे याद आता है कि गेम में ऐसा कुछ था तो, और इसका एल्वन कल्चर में काफी मीनिंग भी था। फिर वो कहती है कि ऑफ कोर्स ये प्रोटैगनिस्ट का पहला पोस्ट डंजन ड्रिंक नहीं होगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे इंटरप्ट करता है, पूछता है कि वो क्या कह रही है। ये सच में उसका भी पहला टाइम है। वो कहता है, मैंने तुझे 30 बार बताया कि मैं 20 साल का हूं। वो जवाब देती है, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे थे? सिर्फ इतना ही नहीं, ये उसका पहला टाइम था डंजन जाने का भी। फाइनली खाना आता है। वो कहती है कि उसने डंजन में बहुत अच्छा किया और वो कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। दोनों अपना पहला टोस्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों कुछ नॉनसेंसिकल बातों पर बात करने लगते हैं, जैसे कि उसने आज शर्ट पहनी है और उसने स्कर्ट पहना है। वो एक के बाद एक मग पीता रहता है जिससे वो इम्प्रेस होती है। फिर वो कहता है कि उसने एक तरीका सोचा है जिससे वो उसे रिपे कर सकती है जैसा वो चाहती थी। थोड़ा पॉम्पसली वो पूछती है कि वो तरीका क्या है, लेकिन वो कहता है कि ये कहीं और होना चाहिए वरना सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाएंगे। वो ब्लश करती है और मिस्चिवस लुक के साथ पूछती है कि क्या ये उसके कमरे में हो सकता है। कुछ देर बाद वो पूरी तरह ब्रेथलेस और पसीने से तरबतर हो जाता है, और वो भी ब्रेथलेस और रोते हुए कहती है कि वो अब और नहीं झेल सकती। मुझे पता था कि अपना प्रोटैगनिस्ट हरामी जरूर होगा, पर असल में प्रोटैगनिस्ट उसे एक कायरोप्रैक्टिक सेशन दे रहा था। चूंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से कंट्रोल नहीं करता, उसने लगभग उसका हाथ पीछे की ओर खींच दिया। इसलिए वो रोते हुए कहती है कि वो अब और नहीं झेल सकती। सब खत्म होने के बाद वो सोचती है कि वो उसका हाथ तोड़ने ही वाला था, पर असल में वो सिर्फ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर रहा था। वो गुस्से में आकर पूछती है कि क्या उसने उसे यहाँ सिर्फ उसकी एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए बुलाया था, और वो कंफर्म करता है कि हाँ, उसने यही किया। उसने बस टेस्ट करना चाहा क्योंकि सिटी में एबिलिटीज का यूज प्रोहिबिटेड है, जिससे वो डिसअपॉइंटेड होती है। फिर वो गेम के स्टैटिस्टिक्स को लेकर थ्योरीज बनाना शुरू कर देता है और काफी समय तक लॉस्ट रहता है। जब वो उसे खींचकर कहती है कि उसे नींद आ रही है, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो दोनों साथ में सो जाते हैं, लेकिन सिर्फ सोते ही हैं। खैर, इससे उसकी बारबेरियन वाली ऑनर तो धरी की धरी रह गई। मगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मनहवा रिकैप अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको इसका दूसरा एपिसोड देखना है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।